जी सलाम टू ऑल ऑफ यू। हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज 51 से रीड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इज। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे छोटी कंट्रीज दुनिया की कौन सी है? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जो वेटिकन सिटी है बेसिकली ये एक कंट्री है जो कि रोम के अंदर ही है। अब इटली है, इटली एक मुल्क है। उस मुल्क के अंदर ही ये वेटिकन सिटी एक मुल्क है, बहुत ही छोटा सा है। तकरीबन 121 एकड़ इसका जस्ट एरिया है और इसमें बहुत ही कम लोग हैं, 1000 से भी कम है। और वहाँ पे एक कैथोलिक चर्च होता है और वहाँ पे इनका पॉप बैठता है जो इनका टोटल निज़ाम को कंट्रोल करता है। कैथोलिक चर्च, उस चर्च में इनका पॉप बैठता है और वो सारे डिसीजन करता है वेटिकन सिटी कंट्री के। और ये जो वेटिकन सिटी है ये इटली के अंदर ही एक मुल्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ 2017 हाउ many countries were recognized as nuclear status? 2017 से जो मुशाहिदा किया गया कि न्यूक्लियर स्टेट्स टोटल इस दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो टोटल 8 कंट्रीज हैं। सो बी इज द राइट ऑप्शन, जिनमें चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, फ्रांस है, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, यूके और यूएसए है। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर स्टेटस है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अब जो ईरान है और इसराइल है, कहा जाता है कि इन दोनों के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन अभी इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये रिकग्नाइज नहीं है। जो रिकग्नाइज हैं वो 8 हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। विच हीटिंग एलिमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव? इनमें से कौन सा हीटिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? निक्रोम है। निक्रोम बेसिकली इलेक्ट्रिक हीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हायर रेजिस्टेंस होती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है। ये मोस्ट इफेक्टिव है हीटिंग एलिमेंट। सी इज द राइट ऑप्शन, निक्रोम। इसकी धार जो है वो पिघलती नहीं है। सो निक्रोम इज मोस्ट benefited, most effective heating element. C is the right option. Select the pair which has same relationship. Papa is to orange. अब पपा क्या है? पपा एक दरख्त है जिस पे डिफरेंट किस्म के फल वगैरह लगते हैं। अब उसका रिलेशन दरख्त, फल लगते हैं, ऑरेंज है, ऑरेंज भी एक फल है। इट मीन्स ये भी किसी दरख्त से लगा हुआ आया है। सो ओनियन है, ओनियन का रिलेशनशिप बनेगा टमाटो से। टमाटो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओनियन का मैंगो से नहीं बनेगा क्योंकि ओनियन प्याज है, प्याज काट के सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। सो ये मैंगो में नहीं आएगा, फ्रूट्स में नहीं है। ओनियन फ्रूट थोड़ी है, वेजिटेबल भी नहीं है। सो इनमें नन ऑफ दीज आएगा। ऑनियन का रिलेशन बनता है टोमेटो से। इस वजह से टोमेटो ऑप्शन में नहीं है, वहां पे नन ऑफ दीज आएगा। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में टोमेटो दिया हुआ हो। सो ये टोमेटो याद रखिएगा। ओनियन का कॉम्बिनेशन टोमेटो से बनता है, पप्पा का कॉम्बिनेशन ऑरेंज से बनता है। ये पेयर हैं वर्ड के, इसे एनोलॉजी कहते हैं। गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स, किसी को कोल्ड शोल्डर देना, कोई आपके घर आए उसे कोल्ड शोल्डर देना मीन्स उसे इग्नोर कर देना, उस पर तवज्जो ना देना, उससे सही तरीके से बात ना करना। ये एक इडियम है, गिव कोल्ड शोल्डर। उसे ठंडा शोल्डर देना मीन्स उसकी परवाह ही मत करना, टू इग्नोर। सी इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द हाउस कैच फायर। द हाउस कॉट फायर, हाउस ने आग को पकड़ लिया। आग इतनी तेज जल रही थी कि उसने पकड़ लिया। कॉट आता है, पकड़ लिया है। लिया है तो पास्ट आएगा ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैच नहीं होता, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, कॉट है। द हाउस कॉट फायर। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अब ये जो
ब्रैकेट में लिखा हुआ है कम, इसकी जगह चेंज करनी है कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है। बेसिकली ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस तीन तरह के होते हैं कि अगर स्टार्टिंग में इफ आया है, ये कंडीशनल सेंटेंस की शर्त होती है कि अगर शुरू में इफ है फिर वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इस तरह के तीन कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जो पहला है उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो सेकंड में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और सेकंड जो कंडीशनल सेंटेंस है वो फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, और वहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा नेक्स्ट फॉर्म में। अब देखें, इफ ही कम नहीं आएगा, इफ ही केम टू मी, अगर वो मेरी तरफ आए, आई वुड हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आई वुड हैव हेल्प हिम। सो बी इज द राइट ऑप्शन। इफ ही कम टू मी, इफ ही केम टू मी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा, बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो नेक्स्ट है, इफ वी बाइंग आवर सेल्फ शॉप, अगर हम अपनी शॉप खरीद लें, वी मस्ट गेट आवर प्रॉफिट, तो हमें अपना नफा हासिल करना चाहिए। बी इज द राइट ऑप्शन। नजीर said I did my duty with full justice। नजीर ने कहा कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा, इंसाफ के थ्रू करूंगा। अब देखें, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे said है तो said ही आएगा। अब यहाँ पे said है, ठीक है, लगाया है। उसके बाद दैट नहीं आया, यहाँ पे दैट आना चाहिए था। दैट नहीं है, इस वजह से ये सेंटेंस नहीं आएगा। इसमें नजीर आस्क लिखा हुआ है, आस्क नहीं आएगा। सेड के बाद सेड ही आता है इनडायरेक्ट बनाते हुए, नॉन ऑफ दीज नहीं आएगा। सो सिंपल ही है, ए इज द राइट ऑप्शन। नजीर सेड दैट, आई जो है वो नजीर में चेंज हो जाएगा, इस वजह से ही आ जाएगा। डिड की जगह हैड आता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है डिड की, डन आएगा। हिज ड्यूटी, माई जो है आई के मफूली हालत होता है, सो आई जो है वो चेंज होगा नजीर में। इट मीन्स माई, हिज बन जाएगा। यहाँ पे ही, नजीर ही होगा, तो आई जो है, आई की मफूली हालत माई लिखा हुआ है, इसकी ही की मफूली हालत क्या है, हिज है। हिज ड्यूटी विद फुल जस्टिस। सो ए इज द राइट ऑप्शन। नजीर सेड दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी विद फुल जस्टिस, ये राइट है। अब इसमें दैट नहीं है, ये गलत है। इसमें आस्क्ड है, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, ये भी नहीं आएगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन। चूज चूज द सिनोनिम ऑफ विटुपिरेट। विटुपिरेट होता है किसी को जलील करना, रुस्वा करना, किसी को गालियां देना। सो अब्यूज आएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। अब्यूज, गालियां देना, किसी को रुस्वा करना, किसी को जलील करना, इग्नोर करना, उसे तलख बातें करना, विटोपिरेट कहते हैं उसको। सो उसका सिनोनिम अब्यूज होता है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशंस। ऑस्टेंटेशंस, ऑस्टेंटेशन कहते हैं शोई डिस्प्ले करना, लोगों को इम्प्रेस करना, दिखावे का डिस्प्ले करना, लोगों को दिखावा करना। सो ऑस्टेंशंस, दिखावा करना, लोगों को दिखाना, अपने आप को बड़ा साबित करना, इम्प्रेस करना किसी को। तो इसका एंटोनिम बनेगा अनप्रिटेंशियस। अनप्रिटेंशियस होता है बहुत ही शरीफ इंसान, छुपा हुआ इंसान, लोगों में जिसका नाम ना हो ज्यादा, बहुत ही मुफस्सिर मुफलिस इंसान। सो अनप्रिटेंशियस इज द एंटोनिम ऑफ ऑन्टेंटेशियस। नेक्स्ट है, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। एक सीक्वेंस दे रहा है, इन द वे वाटर इज रिलेटेड टू। मिरर, जब आप सामने, सूरज के सामने क्या करते हैं, सामने लेकर आते हैं तो लाइट क्या करती है, टकरा कर दूसरी जगह जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। सो मिरर रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, रिफ्लेक्शन है। तो पानी क्या होगा, पानी रिफ्रैक्शन होगा।
रिफ्रैक्शन ये चीज होती है जो चलते हुए आगे कोई चीज आ जाती है तो दूसरी साइड पे थोड़ा सा मुड़ जाना, रिफ्रैक्शन होता है मुड़ जाना। रिफ्लेक्शन होता है टकरा कर दूसरी साइड पे मुड़ना, बिल्कुल पीछे की साइड पे मुड़ना। और जो रिफ्रैक्शन होता है थोड़ा सा टेढ़ा होके मुड़ना। अब पानी देखें जा रहा होता है, आगे कोई भी चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल दीवार आ जाती है, तो पानी क्या करता है, उसके साथ ही थोड़ा सा टेढ़ा होके वहीं से गुजर जाता है। सो मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, कि उसका अक्स वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। और इस रिलेशन के तहत जो वाटर होता है वो रिफ्रैक्शन आएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। हाउ मेनी मोड्स इन वर्ब, वर्ब में कितने मोड्स होते हैं? वर्ब में बेसिकली तीन मोड्स होते हैं, तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती है। वर्ब जो होता है किसी जो स्पीकर होता है उसके एटीट्यूड को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसने बोला किस तरीके से है, गुस्से से है, अच्छे अंदाज से है, बुरे अंदाज से है, वो गुस्से तो नहीं है, वो खुश तो नहीं है। यही वर्ब ही हमें दिखाता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है उस स्पीकर का। सो वर्ब जो है वो एटीट्यूड को शो करने के लिए होती है। और तीन तरह के मोड्स होते हैं इसमें, बेसिकली इंडिकेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है और सब्जंक्टिव होता है। सो ये तीन तरह के वर्ब हैं, तीन मोड्स हैं इसमें। सो इसमें ए इज राइट ऑप्शन। थ्री, हाउ मेनी मोड्स इन अ वर्ब? ए इज राइट ऑप्शन। चेंज द वॉइस। अब एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब फर्स्ट है, डिड यू विजिट अ जू? क्या तुमने जू का विजिट किया है? डिड। अब डिड पैसिव वॉइस में बनाते वक्त वाज आता है, वाज अ जू, यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर पैसिव वॉइस बनाते वक्त एंड से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क था इस वजह से डिड की जगह वाज आया है पहले, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे अ जू। और पैसिव वॉइस बनाते वक्त शर्त क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, विजिटेड। आगे क्या आ जाएगा, बाई यू आ जाएगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। अब बाकी देख लें, वाज अ जू बी विजिटेड बाई यू, ये नहीं आएगा, गलत है। वाज अ जू बीन विजिटेड बाय यू, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये वैसे भी नहीं आएगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। डिड की जगह वाज आ जाएगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त, अ जू विजिटेड बाय यू। बहुत ही आसान है, सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, ऑप्शन बी जो करेक्ट है इसमें क्वेश्चन हाँ मार्क नहीं क्वेश्चन लगाया मार्क हुआ। आएगा, आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा, ये टाइपिंग में उसने नहीं लगाया बेसिकली। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर वर्क। हमने लगाया है या हासिल किया है प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त, फॉर वर्क, काम के लिए। वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दी नहीं करनी। वी नीड आएगा, वी नीड नॉट वरी। सी इज द राइट ऑप्शन। The main purpose of United Nations Framework Convention on Climate Change is, यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क हुआ था बेसिकली 1992 में हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट चेंज पे। उसका मेन पर्पस क्या था, ये पूछा जा रहा है। देखें, यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क हुआ था, एक कन्वेंशन, एक बहुत बड़ा इजलास हुआ था क्लाइमेट चेंज करने के बारे में, 1992 में हुआ था। और ये कहा गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऐसी गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं इन्वायरमेंट को, उनको रिड्यूस करना चाहिए, उनका अखराज कम से कम करना चाहिए, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का सिस्टम है, ये खराब ना हो। अगर ये खराब हो गया तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वजूद जिंदगी का जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये कहा गया था टू रिड्यूस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बी इज द राइट ऑप्शन। कश्मीर वैली परचेज्ड बाय गुलाब सिंह फॉर, कश्मीर वैली जो कि गुलाब सिंह ने परचेज की थी कितने में? 7.5 मिलियन में। कहाँ से परचेज की थी? अंग्रेजों से।
ब्रिटिशर्स से गुलाब सिंह ने परचेज की, फिर गुलाब सिंह से रंजीत सिंह ने परचेज की, फिर रंजीत सिंह से हरी सिंह ने परचेज की थी, और हरी सिंह ने फिर बाद में इंडिया को दिया था। सो ये सीक्वेंस है जो कि एग्जाम में काफी ज्यादा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सीक्वेंस को भी नीचे तैयार करना है। विच मेथड इज यूज फॉर नेक्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर हमने स्लाइड नेक्स्ट करनी है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है? आप एंटर के बटन पे दबा दें तो स्लाइड नेक्स्ट हो जाएगी, स्पेस पे दबाएंगे तो नेक्स्ट हो जाएगी। इसके अलावा माउस के थ्रू एक ऑप्शन होता है, वहां से भी आप स्लाइड को नेक्स्ट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आएगा। इसके अलावा एरो, नेक्स्ट एरो क्लिक करने से भी आगे हो जाती है। सो ये मेथड है, ऑल ऑफ दीज आएगा। Which of following display the content of active cell in MS Excel? MS Excel में जो सेल का कंटेंट होता है, वर्क होता है, वो कहाँ पे शो होता है? ये क्वेश्चन है हमारा बेसिकली। अब देखें, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन MS Excel। MS Excel, ये MS Excel आपके सामने ओपन है। अब काम हो रहा है इस सेल पे, देखें दिस सेल इज एक्टिव, ये लिखा हुआ है। अब इस पे ये निशान आया है, इट मींस ये एक्टिव सेल है, इस पे लिखना है या कुछ काम करना है। अब ये जो एक्टिव सेल है ये कहाँ पे दिखाई देगा? ये फार्मूला बार में भी दिखाई देता है। देखें ये लिखा हुआ है, जो चीज यहाँ पे है यहाँ पे भी वही है, दिस सेल इज एक्टिव। ये क्या है? फार्मूला बार। सो फार्मूला बार में भी ये चीज दिखाई देती है। अगर आप इसको पकड़ के नीचे ले आएंगे इस पे, दिस सेल इज नॉट, फिर यहाँ पे भी यही आ जाएगा, दिस सेल इज नॉट। तो ये क्या चीज है? फार्मूला बार है। फार्मूला बार पे भी ये चीज एक्टिव होती है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। इन विच लैंग्वेज इज सोर्स प्रोग्राम राइट। सोर्स प्रोग्राम जो होते हैं या कोड प्रोग्राम, कोड में लिखे हुए प्रोग्राम, वो कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं? हाई लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्योंकि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम। सो यहाँ पे इंग्लिश है, सिंबॉलिक है, हाई लेवल है, नन ऑफ दीज है। सो हाई लेवल लैंग्वेज आएगा, सी इज राइट ऑप्शन। इन ईमेल वी कैन अटैच। अगर ईमेल हमने भेजनी है, किसी को सेंड करनी है, या ईमेल के साथ कोई चीज अटैच करनी है, तो क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं? ऑडियो भी कर सकते हैं, उसके साथ वीडियो भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सो डी इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आएगा। तो नेक्स्ट है, विच की इज यूज टू ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आपने उसको बिल्कुल ओपन कर लिया है, आपकी टैब पे आ गया है। अगर आप एक उसमें न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं, वहां पे प्लस का ऑप्शन होता है, तो प्लस के अलावा वो कहता है करना चाहते हैं, तो फिर एक की होती है कंट्रोल+T। कंट्रोल+T आप पुश करेंगे तो एक नई टैब ओपन हो जाएगी, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पे आपने यूट्यूब ओपन किया हुआ है, दूसरी पे आप गूगल ओपन करके काम कर सकते हैं, तीसरी पे आप व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट टैब आप ओपन कर सकते हैं, प्लस का ऑप्शन होता है उसको पुश करके, या फिर कंट्रोल+T को पुश करके। सो सी इज राइट सर ऑप्शन। जी। सर हाँ गूगल पूछिए। क्रोम पे अगर नेक्स्ट ओपन करना है टैब, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी गूगल क्रोम के लिए? नेक्स्ट ओपन करना है क्या चीज? नेक्स्ट टैब ओपन करना है गूगल क्रोम पे, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? यही तो है, यही है, न्यू टैब या नेक्स्ट टैब, यही है, कंट्रोल+T। यही होगा। हाँ यही है। फ्रॉम 2018 टू 2009, 2008 से 2009, द सेल ऑफ बुक्स इज डिक्रीज्ड बाय 80%। जो सेल है बुक की वो 80% कम हो चुकी है। 2008 में ऐसे समझे 100% थी सेल, फिर 2009 में जब गए तो 20%, ये क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ बुक इज डिक्रीज बाय 80%, 80% कम हो गई। इट मीन्स फिर हमारी कितनी रह गई? 20% रह गई। 80% कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो 20% ही बचेगा।
अब देखें, इसको साथ साथ ना अंडरस्टैंड करते जाएं वहां से। अब फ्रॉम 2008 to 2009 द सेल ऑफ बुक इज डिक्रीज्ड बाय 80%। 2018 में 8 में कितनी थी? 100% थी। 2009 में गए तो कितनी डिक्रीज हो गई? 80% डिक्रीज हो गई। इट मींस 2009 9 में अब कितनी है? 20% रह गई है। अब यहाँ तक हमारा ये दो स्टेटमेंट हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। इफ द सेल इन 2010 वाज द सेम एज 2008, अगर 2010 में जाते हैं तो वो उसकी सेल सेम है जैसे 2008 में थी। 2008 में कितनी हमारी सेल थी? हमने कहा था 100% है। तो 2010 में भी कितनी होगी? 100% है, क्योंकि ये सेल सेम है 2008 की और 2010 की। तो यहाँ पे 2010 लिख के ये 100% आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? बाय व्हाट परसेंट डिड इट इंक्रीज फ्रॉम 2009 टू 2010? 2009 में सिर्फ 20% बच गई थी, 2010 में 100% हो गई है। तो 2009 के मुकाबले में 2010 में जाते हुए कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, ये हमने फाइंड करना है। अब यही चीज हमने फाइंड करनी है। अब देखें, 100 कर देंगे क्योंकि 100% था 2008 में। उसके बाद -20 हो जाएगा क्योंकि 2009 में 20 था, डिवाइडेड बाय 20। नीचे बटा लगा के 20 कर देंगे क्योंकि 2009 में 20% थी। मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 में से 20 जाएं, कितने बच जाएंगे? 80। 80 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 80 को डिवाइड करें 20 पे, कितना आता है? 4 आता है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा। सो 400% हमारा राइट ऑप्शन है। सी इज द राइट ऑप्शन। 400% तक इंक्रीज होगी, 400%। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाय 20%। जो एक आर्टिकल है उसकी प्राइस जो है वो कट हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है 20%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द रिड्यूस प्राइस टू द ओरिजिनल वैल्यू। अब इस जो रिड्यूस हो चुकी है 20%, इसको ओरिजिनल वैल्यू पे लेके जाना है। बाय हाउ मच मस्ट द रिड्यूस प्राइस बी इंक्रीज? तो रिड्यूस प्राइस जो है उसको किस हद तक इंक्रीज किया जाए कि वो अपनी एक्चुअल वैल्यू, अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंच जाए। अब हमें ना तो कोई स्टेटमेंट दी गई है, ना ही कोई क्वेश्चन में कहा गया है कि ये अमाउंट थी, इतने परसेंट कम हुई तो इतनी हो गई, अब ये फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे बनेगी? अब बेसिकली हमने सपोज करना है ओरिजिनल प्राइस को। फर्ज करना है कि हमारी ओरिजिनल प्राइस 100% है, 100 है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में नहीं दिया। सो हम यही करेंगे, सपोज ओरिजिनल प्राइस इज 100। और न्यू प्राइस जब हमने निकाली है उसमें क्या हुआ है? 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20 इसमें से लेस कर देंगे। सो 100 - 20 कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएगा। सो 80 जो है हमारा कम हो चुका है। अब देखें, इसका जो फार्मूला होता है बेसिकली बहुत ही ईजी है अगर शॉर्टकट वे से करेंगे तो। क्योंकि पीपीएससी में जब आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का आपके पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि 90 मिनट्स होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। सो एक क्वेश्चन के जस्ट 1 मिनट भी नहीं दिया जाता। सो टाइम को आपने सही तरीके से मैनेज करना होता है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन करने होते हैं, तो शॉर्ट वे से हमें मैथमेटिक्स करनी होती है। तो इसका हाँ आप ये याद रखने, ये फार्मूला होता है, जो डिक्रीज हुई है वो आ जाएगी, उसके बाद जो न्यू प्राइस है कितनी निकली है? 80 है। 80 पे डिवाइड कर दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए आपने ऐसे करना है। जो डिस्काउंट दिया है वो आ जाएगा ऊपर, जो न्यू प्राइस है ये वो नीचे, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है? 25 आता है। और यही हमारा आंसर है, 25%। इसको आप चाहे कैलकुलेटर पे भी करके देख लें। जो डिस्काउंट दिया है वो, और डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस जो कि 80 है, मल्टीप्लाई बाय 100, 25% राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है, इफ हार्ट बीट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट में 72 टाइम्स एक दिल धड़कता है इंसान का। अब ये देखें, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ये याद रखना है आपने। 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। ये आप यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ द हार्ट बीट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स इंसान का दिल धड़कता है अगर, देन हाउ मेनी सेकंड्स, कितने सेकंड लगेंगे? इट बीट्स इन 210 टाइम्स, 210 दफा अगर दिल धड़कता है तो कितने सेकंड लगेंगे? सेकंड हमने फाइंड करने हैं। अब देखें, यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 72 टाइम्स था, ये 1 मिनट था। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, डिवाइडेड बाई 72 टाइम्स। इसको डिवाइड कर देंगे कि ये बनता है 1.83 बनता है। सो 0.83 सेकेंड, 0.83 सेकेंड में ये स्टार्टिंग में एक आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? 2 10 टाइम्स है, 2 10 टाइम्स को, यही जो 0.83 निकला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 175 आंसर आता है। 175 सेकेंड्स लगेंगे 210 दफा दिल धड़कने में। तो ये बी इज द राइट ऑप्शन। अब ये दोबारा से समझ लें। वो कहता है 72 टाइम्स एक दिल धड़कता है 60 सेकेंड में। सो 60 डिवाइडेड बाई 72 कितना आता है? 0.83 आता है। अब 0.83, अब कितने टाइम्स है? 210 दफा कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे? 210 मल्टीप्लाई बाय 0.83, यही जो निकाला था। 175 टाइम्स, बी इज द राइट ऑप्शन, 175। So B is the right option. Next है, a person bought camera in 1800, एक शख्स ने कैमरा परचेज किया है 1800 का, and sold it for 10% लॉस, और बेचा है 10% लॉस करके। हाउ मच प्राइस ही फाइनली गॉट, कितने परसेंट उसने या कितनी प्राइस उसने हासिल की है जब बेचा है? देखें, 1800 का उसने परचेज किया है, 10% का उसे नुकसान हुआ है, 10 डिवाइडेड बाई 100, ये जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, कितना बन गया? 180 रुपीज उसका लॉस है। 1800 का 10% निकालेंगे तो 180 आता है, 180 हमारा लॉस है, यही निकाला है। 1800 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100, 180, ये 180 क्या है? हमारा लॉस है। तो 1800 में से 180 लेस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगी वो हमारी प्राइस है। तो 1800 माइनस 180 कितना बनता है? 1620, 1620 हमारी एक्चुअल प्राइस है। अब ये जो हमने फाइंड करनी है, सो ए इज द राइट ऑप्शन। बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ 2000 की परचेज की है, उस पर आपको 10% लॉस हुआ है, तो 2000 का 10% निकालेंगे, 200 निकलता है। अब 200 2000 में से लेस कर देंगे एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए, तो 1800 आएगा। बहुत ही आसान है इस तरह के क्वेश्चन। हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान, कोहे सुलेमान की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? तख्त सुलेमान। ए इज द राइट ऑप्शन, तख्त सुलेमान इज हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान। कोहे सलमान एक माउंटेन रेंज है, ये पाकिस्तान में है, और वहां पे माउंटेन कौन सा बड़ा है? तख्त सलमान। माउंड ऑफ डेड इज आल्सो नोन एज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट है सिंध में, लाड़काना में, 2500 साल पुरानी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 साल पुरानी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक तहरीक है। ये एशियंट उससे ताल्लुक़ रखती है। सिंध वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ पे है? लाड़काना में है, सिंध में है, पाकिस्तान में है। इसको माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। अब ये याद रखना है, मोहनजोदड़ो लाड़काना में है सिंध में, और हड़प्पा साहिवाल में है पंजाब में।
विच गैस इज यूज्ड इन बैलून्स, ये जो गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है तो वो ऊपर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हीलियम होती है। हीलियम चूंकि बहुत ही हल्की गैस है, इसलिए हीलियम ही उसमें भरी जाती है और वो गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन ये दोनों बहुत ही हल्की गैसेस हैं, लाइटर गैसेस हैं। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। 6 नंबर हैं, उनकी एवरेज है 30। अब ये याद रखना है, फॉर एग्जांपल यहीं से करते जाते हैं, जो जो स्टेटमेंट आ रही है वहीं से सॉल्व करते जा रहे हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 30। 6 नंबर थे, फॉर एग्जांपल ABCDEF, ये 6 नंबर थे, उसकी एवरेज निकाली थी, 30 निकली है। अब क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। टोटल निकालते हैं तभी सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो 30 × 30 एवरेज निकली थी, टोटल नंबर बंदे कितने थे, 6 थे। सो 180 हमारे टोटल नंबर हैं, ये याद रखें। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 25, पहले 4 नंबर हैं उनकी एवरेज निकली है तो 25 बनी है। फॉर एग्जांपल पहले 4 हैं ABCD, उनकी एवरेज निकाली है तो 25 बनी थी, और 4 मेंबर हैं इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। ऐसे निकालते जाएं। एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35, जो आखिरी 3 है उनकी 35 है। फॉर एग्जाम्पल DEF, ये आखिरी 3 है, 35 × 3 100 बनता है। अब निकालना क्या है, ये मेन चीज है, द फोर्थ नंबर इज, चौथा नंबर कौन सा है, क्या है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। अब क्या है, देन द फोर्थ नंबर इज, चौथा नंबर क्या है ये हमने निकालना है। चौथा नंबर कौन सा बनता है, D बनता है, ये हमने फाइंड करना है। सो D इज इक्वल टू, यही चीजें हम ऐड कर देंगे, 100 था, 105 था, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर की एवरेज निकाली थी, यहाँ 3 भी निकाली थी। सो 100 प्लस 105 माइनस 180 जो पहले निकला था। सो 100 प्लस 105 कितना होते हैं, 205। 100 प्लस 105 205, माइनस 180, 205 को 180 से लेस कर देंगे, 25 आ जाएगा। 25 हमारा राइट आंसर है। जो चौथा मेंबर था जिसकी हमने एवरेज निकालनी थी वो 25 है। एवरेज निकालने का, दरमियान में जिसकी एवरेज निकालनी है उसका फार्मूला यही है। आप लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनको प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोशल बायकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन 7th नबवी। जो सोशल बायकॉट हुआ था बनु हाशिम कबीले में, बनु हाशिम आप सल्लम का कबीला था। सोशल बायकॉट कहते हैं इनके आपस में किस कोई भी फैमिली हो, कोई भी कबीला हो, आपस के लोगों में बोलचाल खत्म हो जाना, उसे सोशल बायकॉट कहते हैं। सो बनु हाशिम के कबीले में सोशल बायकॉट हुआ था कब, 7 नबी को, आप सल्लम की नबूवत के 7वें साल। सो 610 में, 610 में आप सल्लम को नबूवत मिली थी, और 617 में, 617 नबवी में आपको ये सोशल बायकॉट हुआ था। सो 7th नबवी, नबूवत के 7वें साल, 617 ईस्वी, 7 नबवी को, क्योंकि 610 ईस्वी को आप वसल्लम को नबूवत मिली थी, 7 साल बाद 617 ईस्वी बनते हैं। तो 617 ईस्वी थे और 7 नबवी। सोशल बायकॉट हुआ था बनु हाशिम कबीले के दरमियान। फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पहला गजवा गजवा अबवा है। अगर यहाँ पे लिखता फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, फिर आप जंग बदर लिखते, लेकिन यहाँ पे पहला गजवा का वर्ड है, गजवा अबवा था। बेसिकली इसको गजवा इसलिए कहते हैं, गजवा भी जंग होता है लेकिन इसमें जंग हो नहीं पाई थी, लड़ने की वजह से, लड़ने के आरजू के से सब तैयार होकर गए थे, मुसलमान भी कुरैश मक्का में, लेकिन आपस में इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया था, समझौता हो गया था, और फाइट नहीं हुई थी, इस वजह से इसको जंग नहीं कहा जाता। सो फर्स्ट गजवा गजवा अव्वा था, जिसको गजवा विदान भी कहा जाता है, काफी क्वेश्चन में आता है, जो कि सफर के महीने में हुआ था। मुहर्रम, उसके बाद सफर, सफर के महीने में हुआ था, 623 ईस्वी में हुआ था।
इस वजह से इसको पहला गजवा कहते हैं। फर्स्ट गजवा ऑफ इस्लाम इज गजवा अव्वा। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, हिजरत के चौथे साल कौन सी अजीम हस्ती पैदा हुई? हिजरत आप वसल्लम की कब हुई थी? 622 ईस्वी में। और उसके 4 साल बाद मीन्स 626 ईस्वी में। 626 ईस्वी में 4 हिजरी को हिजरत के चौथे साल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे, और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के भी बेटे थे, जो कि आप सल्लम की बेटी थी। आप 626 ईस्वी को मदीना में पैदा हुए, सऊदी अरेबिया में, क्योंकि हिजरत करके सब वहीं चले गए थे मदीना में। और 680 ईस्वी में आपकी शहादत हुई थी करबला के मकाम पर, जो कि इराक में है। आपका फुल नेम अली हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब था, और आप करबला में